नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने कल हिंदी वर्णमाला की वर्णों की संख्या के बारे में और उनके उच्चारण स्थान के बारे में विशेष चर्चा की थी, आज हम मित्रों ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होंगे। ज़िंदगी एक एक प्रश्न से बदल जाती है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक सेकंड को भी स्किप ना करें। तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक पर। चलिए, देखिए आपको शब्द दिख रहा है एक मात्रा। ठीक है, तो मात्रा हमने जाना है, एक तो जाना था काल, समय के आधार पर। एक सामान्य सा हम जानते हैं स्वर का रूप होता है, स्वर का रूप होता है। दूसरा हम कह सकते हैं मात्राएं स्वरों का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व, है ना, निधित्व। ठीक है, और यदि हम मात्राओं की बात करें, क्या मात्राओं की बात करते हैं, तो मात्राओं की संख्या कितनी है? हम जानते हैं 11। ठीक है, कितनी है? 11 है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 11 हैं, लेकिन आपको दृश्य रूप में कितनी दिखाई देती हैं? 10। देखिए कितनी दिखाई देती हैं? 10। इसको ना भूलें। कैसे दिखाई देती हैं? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं देखिए कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हम पढ़ते आए हैं कि जो आ होता है ना, उसकी जो मात्रा दिखाई नहीं देती है, कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, केवल ये रेखा दिखाई दे रही है ना, सिरोरेखा दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि दृश्य रूप में केवल 10 है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 10। कितना उत्तर, क्या उत्तर होगा आपका? 10। एक नाम देते हैं उदासीन स्वर, है ना, क्योंकि आपको इसकी मात्रा दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे उदासीन कहते हैं। कल हमने भी बताया था शायद इसके बारे में कि इसे ईश्वर प्रदत्त भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको जान के रखिए। चलिए आगे चलते हैं। हमने जो मात्रा के आधार पढ़े थे, मात्रा का के आधार, है ना, मात्रा के आधार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था दीर्घ, एक पढ़ा था ह्रस्व, एक पढ़ा था प्लुत। तो देखिए ह्रस्व और दीर्घ, है ना, ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि ह्रस्व की कितनी मात्रा होती हैं? 1, और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। आगे इससे संबंधित चर्चा होगी, तो आप केवल इतना जाना कि ह्रस्व की 1 और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, अब हम विशेष तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। तथ्य नंबर 1, मैं एक शब्द दे रहा हूं आपके लिए। जैसे लिखा है नमन। क्या लिखा मैंने? नमन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कि मात्राओं की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा हूं? मात्राओं की संख्या। तो आप इसको देखेंगे, इस तरह से लिखेंगे आप, आ म आ और न और आ। देखिए कितनी दिखाई दे रही हैं? 1 2 3, 3 मात्रा ही स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा तथ्य दे रहा हूं मैं आपके लिए। यदि मैं कहूं कि आप इसी में वर्णों की संख्या बताइए, क्या बताइए? वर्णों की
संख्या। तो आप देखेंगे, देखना दोबारा से कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन अब देखिए आपका उत्तर क्या होगा। हो सकता है आप 3 उत्तर दें, है ना, हो सकता है आप 6 दें, हो सकता है 5 दें, और 2 भी दे सकते हैं। आपका लगभग लगभग सभी का उत्तर या तो ए दे रहे होंगे आप, या ए दे रहे होंगे। मेरे अनुसार उत्तर ए है। क्या है? उत्तर 5 है। और इस तथ्य को भी जानने के लिए इंतजार करिए थोड़ा सा, देखिए क्यों है ऐसे। 1 2 3 4 5, और इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, इसके बारे में आप जान लीजिए कि यदि किसी शब्द में, ध्यान से सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, यदि किसी शब्द में अंतिम ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनते। समझ में आया कि कोई शब्द है जिसकी अंतिम ध्वनि आ है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि आ है। यहाँ आपके लिए व्यंजन लिखे हुए हैं, उसी से संबंधित चर्चा होने वाली है। देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं व्यंजनों को स्वर रहित करना, को स्वर रहित करना। देखिए व्यंजनों को स्वर रहित करना, इसमें बहुत ही कुछ छुपा हुआ है, ध्यान से देखना। अब हम बात करें नंबर 1। अब देखो व्यंजनों में आप देख रहे हैं, व्यंजनों में हो या स्वरों में हो, एक आपको शिरोरेखा दिखाई देती है और एक खड़ी पाई, है ना। ये शिरोरेखा हो गई, और ये क्या है? खड़ी पाई। अब देखिए हम इसी से कितने प्रश्न बनाते हैं, वो बहुत ही प्रश्न ऐसे होंगे आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। कितने वर्ण हैं जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और खड़ी पाई हटाने पर क्या आधे हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं शब्द में? वो कोई शब्द है उसमें खड़ी पाई हटा लो, वो आधे बन जाते हैं। देखिए हम उनकी गिनती करते हैं, लेकिन होना चाहिए खड़ी पाई से पहले पहले, इधर इधर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम गिनती करते हैं, मैं लिख देता हूँ 22। इनकी संख्या कितनी है? 22। देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। संख्या हो गई 22। देखिए अब कैसे हम थोड़ा सा देखें कि मान लीजिए क्या है, का वर्ग लिखो, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, का ख ग और घ। ठीक है, अब इसमें हमने पूरा लिख देते हैं। देखिए जो खड़ी पाई है और इसी के पहले है, इसी के पहले बना हुआ है, तो आप इसको खड़ी पाई को हटा लीजिए तो क्या ऐसा बचेगा? गा में से खड़ी पाई हटा लीजिए, ऐसा बनेगा। घा में से खड़ी पाई हटा लीजिए, ऐसा बनेगा, बनेगा ना। अब देखिए कि इनकी संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, एक तथ्य आप इसको जाने रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि खड़ी पाई से पहले पहले जो पूरा वर्ण बन जाता है उसको हटाने के बाद क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, मतलब हम उसको स्वर रहित कर देते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि इसको ऐसे कर दो तो स्वर रहित हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करना है? इस रूप में ना लिखते हुए इस रूप में लिखना है, तो आप खड़ी पाई हटाइए
और वो आधा बन जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 22। देखिए आप दूसरा तथ्य देखिए आप, नियम नंबर 2। कौन सा? नियम नंबर 2 कि खड़ी पाई को लांग कर जाने वाले वर्ण, खड़ी पाई को लांग कर जाने वाले वर्ण, उनकी संख्या है केवल 2। देखिए एक तो कौन है? एक तो शुरू ही में दिखाई दे रहा है का, फिर इसके बाद है खड़ी पाई को लांग कर कौन जा रहा है? फा। ठीक है, का और फा, संख्या हो गई 2। अब इनको आधा कैसे करेंगे हम? इनको स्वर रहित कैसे करेंगे? इनको स्वर रहित करने का एक ही तरीका है कि जो पाई से आगे वाला भाग है, क्या है? आगे वाला भाग है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, जैसे का लिखा है ना, का लिखा है। अब का को हमने देखा है कि ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो हम जो पाई का जो भाग, पाई के आगे वाला भाग है, कौन सा? आगे वाला भाग है, उस में से आधा काट देते हैं, उसे आधा कर देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? स्वर रहित बन जाता है। ध्यान रखिए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। एक तथ्य जे हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए बचे कितने? एक जे हो गया और जे हाँ हो गया। अब संख्या देखिए कितनी बची है? 1 2 3 4 5, है ना, 6 6, और देखिए कौन सा बचा है? 6 7 7, और देखें हम 8 और एक 9। चलिए इसको भी जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है जो बचे हैं शेष? अगला तीसरा नियम है, तीसरा नियम। अब जो तीसरा नियम के लिए हम जो बचे हैं, शेष बचे हैं, उनको लिख लेते हैं। देखिए ना, ठ और द र हा। अब देखिए जो शेष 9 बचे हैं, कितने बचे? 9। इनको हम क्या कहेंगे, या इनको अपन स्वर रहित कैसे करेंगे? इनको स्वर रहित कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि हमने देखा होगा कि आप सीधा सीधा इसमें आधा करने के लिए इनमें क्या कर देते हैं? इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं, लगा देते हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। तो इन्हें एक नाम और दिया गया है। क्या दिया गया है? नाम। उन्हें नाम दिया गया है गोल वर्ण। क्या दिया गया है? गोल वर्ण। गोल वर्ण कैसे? देखना, हम जो बना रहे हैं ना, वर्ण को बना रहे हैं नीचे इस तरह से, देखो इसको छा में देखो इस तरह से, टा में देखो इस तरह से, ठा में देखो इसी डा और ढ और दा, और हा में भी दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? गोल वर्ण से। प्रश्न बन जाता है कि इनमें से गोल वर्ण है, हैं, एक दे दें और इनमें से और अलग दे दें, तो आपका उत्तर इन्हीं में से होना चाहिए कि गोल वर्ण ए है ना। और खड़ी पाई को लांग कर जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। और ऐसा प्रश्न पूछ लें कि खड़ी पाई को लांग कर जाने वाला वर्ण है, तो फा दे दें और था दे दें और डा दे दें और या कुछ और दे दें, तो आपका उत्तर होना चाहिए फा या का होगा। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? गोल वर्ण। ठीक है, अब देखिए इनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, हैं? खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो जो रा है, रा बचा। रा ना तो गोल वर्ण है, रा ना तो गोल वर्ण है और ना ही खड़ी पाई वाला वर्ण है। तो इसे अब क्या करें? देखिए इसकी ए है ना रेफ वर्ण। यदि इसको में अपन क्या लगाएंगे? हल चिन्ह लगा देंगे,
तो ये रेफ की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब देखो हम जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये इसकी स्थितियां हैं 4, राग की स्थितियां हैं 4 हैं। कौन कौन हैं देखिए, इसको भी शायद आपने जाना हो कैसी स्थितियां हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो आपको दिखाई रहा है रा है, तो एक तो हो गया जी स्वर सहित हो गया। कैसी कैसी स्थितियां हम देखो, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ण। और रा को हमने जाना है कि ये क्या है? प्रकंपित है ध्वनि। अब देखिए दूसरी स्थिति, देखिए ये स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 है कि जब ए वाला रा जो खड़ी पाई वाले वर्णों में लगता है, तो फिर कब लगता है, कैसे लगता है? तो ये लगता है जो खड़ी पाई वाले वर्ण में, आप थोड़ा सा बना के भाषा लिख सकते हैं, इस रूप में लगती है। आपने देखा होगा इस रूप में लगती है। अब ये कैसी स्थिति में रहेगा? यहाँ रा है स्वर सहित, क्या है? स्वर सहित है, ध्यान रखना इस बात के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूं क्रमांक, क्या लिख रहा हूं? क्रमांक। अब आपको लग रहा होगा कि क्रमांक में तो ये रा आधा है। क्या है? रा आधा है। रा आधा नहीं है, रा पूरा है। इसमें का आधा है, इसलिए ये इस तरह से लगेगा। तो यहाँ ध्यान रखना होगा हमारे लिए कि जो इस तरह से जो क्रमांक है, मान लीजिए क्रमांक है, इसमें रा क्या है? स्वर सहित है। ठीक है। तीसरा तथ्य है कि अभी तो हमने लगा लिया खड़ी पाई वाले वर्णों में। ठीक है। अब देखिए जो गोल वर्ण है, क्या है? गोल वर्ण है। मान लीजिए हम टा लेते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि ट्रक ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपके लिए, ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है कि नहीं? ऐसे लिखा मिलता है ट्रक। अब देखिए इसकी स्थिति क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि ट्रक में ये 2 रा लगे हुए हैं, है ना? वो बिल्कुल गलत है। अब हमें पता है कि जो गोल वर्ण हैं उनको आधा करने के लिए क्या करते हैं? हल चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हल चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। अब जब हम ट्रक लिखते हैं इस तरह से, और रा को जोड़ देते हैं, है ना? क्या जोड़ देते हैं? रा को जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसमें जो रा की स्थिति है वो, इसमें रा की स्थिति हुई स्वर सहित। क्या हो गई? स्वर सहित। और जो जो लाइन ऐसे हमने जो हलन लगाया था ना, जी स्वर रहित है ये ट, है ना? क्या है? स्वर रहित है। ना कि 2 रा नहीं होते हैं, रा एक ही होता है। ये हल का चिन्ह है। यहाँ हम समझने में गलती कर रहे हैं, और लोग बाग कई जो अपरिचित हैं इस चीज़ से, वो इसको नहीं जानते हैं। जैसे ड्रम है, तो उसमें भी क्या होगा? ये सीधी सीधी बात है, हमें जो गोल वर्ण दिखाई दें उनमें हमें रा लगाना है, तो इस तरह से लगेगा जैसे ट्रक में है। ठीक है। अब चलिए चौथा तथ्य जानते हैं हम। चौथा तथ्य है कि रा की एक स्थिति ए है, रा की स्थिति 1 है। तो ये वाला रा क्या है? यहाँ स्वर रहित है, स्वर रहित है। अब स्वर रहित क्यों है? ये भी जानना आवश्यक है। अब इसको अपन याद इसलिए ऐसे कर पाएंगे कि, चलो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ कि जब जिस सिरोरेखा के ऊपर जाएगा
तब तब की स्थिति में ये स्वर रहित ही होगा। क्या क्या होगा? स्वर रहित ही होगा, इस स्थिति में होगा। ये समझो, आप इसको छोटा बालक समझें तो ये ऊपर ही बैठेगा, है ना। और जब नीचे की स्थिति में रा पूरा होगा, देखिए यहाँ पूरा है, यहाँ पूरा है, और ये तो है ही, आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ऊपर जाएगा तो कैसी स्थिति में रहेगा? स्वर रहित की स्थिति में, स्वर रहित होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेफ वर्ण। ठीक है, क्या है? रेफ वर्ण। स्पष्ट है? मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे डाउट रहे होंगे या कुछ पहले से नहीं जान रहे होंगे, वो आप आज क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं और आगे तथ्य जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है बद्धाक्षर और दूसरा है मुक्ताक्षर। दो शब्द मैंने लिख दिए हैं सामने आपके लिए कि बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। इसके बारे में जान लीजिए कि जिसकी ध्वनि अंतिम ध्वनि, जिसकी अंतिम ध्वनि हल युक्त हो, अंतिम ध्वनि हल युक्त हो, वही क्या कहलाएगा? बद्धाक्षर कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं श्रीमान, ठीक है, जगत, ये सभी क्या है? बद्धाक्षर है। और जिसकी अंतिम ध्वनि, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो तो वो कहलाएगा मुक्ताक्षर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा खा, ली, जा, तो ये क्या कहलाएंगे? मुक्ताक्षर। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूं पक्का, क्या लिख रहा हूं? पक्का। इसमें हम जानेंगे कि जो आधा वर्ण है ना, उसके बाद तुरंत वही वर्ण आ जाए, पूरा आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व। और जैसे यहाँ लिख दूं मैं विद्या, वो है व्यंजन गुच्छ। ठीक है, और जब हम वर्णों को मूल रूप में किया जाता है, वर्णों को मूल रूप में किया जाता है, तो उसका क्या करते हैं? वर्ण वियोजन। ठीक है, वर्ण वियोजन करते हैं। चलिए लास्ट तथ्य और बता दूंगा आपके लिए कि हम शब्दकोश की बात करें, शब्दकोश या साहित्य कोश की बात करें, क्या? साहित्य कोश। ठीक है, शब्दकोश, साहित्य कोश, इसमें ए भी हो सकता है। ठीक, तो हमने देखा होगा कि जो शब्दकोश होता है, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करते हैं तो फिर उसमें कुछ है ही नहीं है कि जो उनका क्रम है उसी हिसाब से आपको वो आपको शब्द मिलेंगे उसमें, डिक्शनरी में, शब्दकोश में। लेकिन हिंदी की बात करें तो सबसे पहले आपको अनुस्वार से प्रारंभ होने वाला शब्द मिलेगा, मतलब जो भी होंगे अनुस्वार वाले शब्द होंगे। फिर इसके बाद होंगे अनुनासिक वाले। कौन से? अनुनासिक वाले। फिर इसके बाद होंगे विसर्ग वाले। फिर वही क्रम रख देते हैं, आ, बड़ा आ, फिर ई, दीर्घ ई, और ऊ, दीर्घ ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ। इस क्रम में आपको शब्दकोश में इनका क्रम मिलेगा। ये नहीं समझें कि हमने जो वर्णमाला है कि स्वर का जो पहला वर्ण है
आ यहाँ से शुरुआत होगा, नहीं होगा, ये यहाँ से होगा, ध्यान रखना इस बात के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें जानने वाली बात है कि यहाँ आएगा छ। क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? क और शा से मिलकर बना है, इसलिए तुरंत इस का के बाद आ जाएगा जी। नहीं तुम उसको नीचे चले जाओ ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति यहाँ रहेगी। अब देखिए एक स्थिति और जान लेते हैं, चा वर्ग में आता है, चा, छ, ज और झ, या। अब देखिए कौन, इसके बारे में आप जानते हैं, ज्या, मतलब ज्ञा पढ़ते हैं हम व्यावहारिक रूप में, तो हमें पता है कि ये किस से मिलकर बना है, ये इन्हीं से मिलकर बना है, तो इसकी स्थिति यहाँ होगी। फिर इसके बाद आता है देखिए ता वर्ग में, ता वर्ग में एक ये आता है, इससे पहले आएगा, किससे पहले आएगा? था से पहले आएगा, क्योंकि ये बनता है इससे मिलकर, ठीक है। तो आप इनको जाने रखें बिल्कुल। एक तो ए आ गया, एक जे हो गया, एक जे हो गया, ये यहाँ रहेगा, एक जे यहाँ रहेगा, ठीक है। इसकी स्थिति जाने रखें कि यहाँ रहेंगे, और ये पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग, ये शब्दकोश में होंगे। अब देखिए हम जाने कि इनको हमें जानने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि इनमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं देखिए हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्षय, ठीक है, क्रम, कर्म, ठीक है। और देखिए मैं लिख देता हूँ क्षरण। अब हम कहें कि आप इनको क्रम में लगाइए, हमने पहले तो नंबर दे दिए 1 2 3 4, अब हम कहें कि इनको क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको लगा लो, छः को है ना। तो छः में कौन कौन से वर्ण होते हैं हमें पता है, ये होते हैं। और चलिए इधर लिख लेते हैं, आप इसको देखिए, मैं इधर साफ कर देता हूँ पूरा। मैं लिख रहा हूँ जैसे छः, इसमें है कौन कौन से वर्ण होंगे, एक तो का होगा, सा होगा, और आ होगा, और या होगा, और आ होगा, ठीक है। अब दूसरा लिखा था मैंने छमी या कुछ क्या लिखा था, चलिए मैं इस छमी लिख देता हूँ। इसमें कौन कौन है, का है, सा है, और आ है, माँ है, और दीर्घ ई है। अब मैंने लिखा था कर्म, है ना, कर्म लिखा था। तो इसमें कौन कौन है, का है, आ है, माँ है, सॉरी रा है, और माँ है, और आ है, ठीक। अब और क्या लिखा था मैंने, काम, तो का है, आ बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और माँ है, और आ है। तो आप देखेंगे जो हमने क्रम दिया था, मान लीजिए हमने दिया था 1 2 3 4, अब इनको क्रम में लगाइए, कौन आ रहा है, तो आप इनको क्रम में देखेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे पूछा जाता है कि परीक्षा में ऐसे पूछ लीजिए कि क्षय, छमी, कर्म का सही क्रम क्या होगा, और उनको इधर उधर करके दे दिया जाए। तो आप इसको ध्यान रखें कि जो हमने जो जाना है कि शब्दकोश में जो एक तो का वर्ग में आया है, ये एक चा वर्ग में आया है,
ज्या, और ता वर्ग में आया है त्र, तो वो इनकी स्थिति यहाँ है और सबसे पहले अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। फिर इसके बाद स्वरों की आ से लेकर औ तक। फिर इसके बाद व्यंजनों में ये 3 का वर्ग में का के बाद तुरंत आता है जे, जा के बाद आता है और ये ता के। ऐसा नहीं है, वो किस किस से बने हैं उसी हिसाब से वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो मुझे लग रहा है कि आज का जो सेशन है बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए। ठीक है, तो कल से हम चालू करते हैं अपना विषय या बिंदु कहें संधि। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल, हम बहुत अच्छे से जानेंगे उसके लिए, बहुत ही बारीकी से। एक भी हम चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि आपको रटना पड़े। आप बिल्कुल समझेंगे और कठिन से कठिन शब्द का हम संधि विच्छेद या मेल कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों।